अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जरा आप लोग चैट में मुझे कंफर्म करें कि आपको आवाज आ रही है क्लियर। बस हम 5 मिनट में स्टार्ट करें। स्टूडेंट्स जैसे ही ज्वाइन कर लेते हैं तो हम इसको बिस्मिल्लाह करते हैं, ठीक है। आप लोग मैसेज में कंफर्म कर दीजिएगा कि आपको आवाज आ रही है नहीं आ रही। जो भी क्वेश्चन हो आपके सर से तो आप सर से पूछ सकते हैं। सर अभी बस आपको 5 मिनट में ज्वाइन करेंगे, ठीक है। स्क्रीन अभी शेयर हो जाएगी, अभी बिल्कुल स्क्रीन शेयर नहीं की, तो अभी आप बस वेट करें। स्टूडेंट्स के स्टूडेंट जैसे ही आ जाते हैं तो हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर देते हैं। बस 5 मिनट आप वेट करें, इंशाल्लाह फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी मैं अपना ऑडियो बंद कर रहा हूँ। आप लोग बाकी स्टूडेंट्स को बताएं कि क्लास स्टार्ट हो गई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद ज़ीशान बात कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको और मेरे घर वालों को सेहत, ईमान, आफियत के साथ रखें। काइंडली कंफर्म करिएगा मैसेज पे कि मेरी आवाज आपको आ रही है। ठीक है जी। दोस्तों, ऑनलाइन सेशंस पे क्लास को एंगेज करेंगे और अब एक एक करके अपने टॉपिक्स को रिक्वायर करना है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह मैं और आप अपने सिलेबस को ग्रेजुअल इंस्टांस के अंदर रिक्वायर करना शुरू करेंगे। जो इश्यूज, जो कंसर्न, जो प्रॉब्लम्स आपकी रहेंगी वो इंशाल्लाह हमारी जिम्मेदारी है और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हम उसको वक्त के साथ साथ रिजॉल्व करेंगे। जब हम फिजिकल क्लासेस पे जाएंगे इंशाल्लाह व्हेन टाइम कम्स, तो उस वक्त ये सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। फिलहाल ग्रेजुअल इंस्टांस पे थोड़ा थोड़ा इस सब्जेक्ट से अपनी अंडरस्टैंडिंग को रिक्वायर करना शुरू करेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे आगे हम बढ़ते रहेंगे, देखो पढ़ने की स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करना, एफसी के बाद जब आप कैफ में आते हैं तो बहुत ही अप्रोप्रिएट मैनर के अंदर आगे चलना होता है। यहाँ से ऑनवर्ड्स जितने सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने हैं वो लिख कर पास करने हैं। देखो अब एमसीक्यूज तो आएंगे लेकिन उनका वेटेज 10, 12, 8, 10 मार्क्स का वेटेज है, बहुत बड़ा वेटेज नहीं है। तो आपको अपने पेपर्स को लिखना सीखना है, ठीक है। अपने पेपर्स को लिखना सीखना है, वो लिखना आना चाहिए। चीजें आपको लिखने की एक कैपेसिटी डेवलप करनी पड़ेगी ग्रेजुअली और इंस्टेंटली। अच्छा, हम जो पढ़ेंगे उसके अंदर दो तीन चीजें हैं जिसको मुझे और आपको समझना है कि हम इसको सिलेबस को लेकर कैसे चलेंगे। देखिए, एक तो ये है कि कोर्स का कवरेज हो, सिलेबस पढ़ते चले जाएं, चैप्टर्स कवर करते चले जाएं, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है मेरे दोस्तों कि मुझे और आपको लिखना आए और मैं और आप लिखना सीखें। कैसे सीखें? अब पेपर आते में जो क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क का, 5 मार्क का, 6 मार्क का, 8 मार्क का और बाज़ बात 10 मार्क का भी क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन अब नए अटेम्प्ट के अंदर 10 मार्क के क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, 4, 5, 6 मार्क के क्वेश्चन तक आ रहे हैं। स्केजुअल्स भी आएंगे, डायग्राम भी आएगी, मैथमेटिकल के कॉम्प्यूटेशंस भी हैं, कैलकुलेशंस भी हैं, फॉर्मूलाज भी सॉल्व होंगे। तो कुछ एरिया मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का भी है, थ्योरेटिकल एरिया भी अपनी जगह है। तो देखो, जब तुम एएफसी में थे दोस्तों,
तो एफसी के अंदर तुम्हें और मुझे आंसर्स ना स्क्रीन पे नजर आते थे। एमसीक्यू था ना, तो 4 ऑप्शन होते थे, एक सही ऑप्शन होता था, तो वी आर मोर एबल इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर रिस्पॉन्स, तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाते थे। लेकिन अब जो है वो डेफिनेटली मैं और आप नहीं होंगे, मेरी और आपकी कॉपी एग्जामिनर के पास होगी। तो अब उस कॉपी को जितना बेहतर तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे, रिक्वायर करेंगे, अच्छे से डिजाइन करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे, आपकी पासिंग प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती चली जाएगी। तो लिखना सीखना है, लिखने के तरीके को सीखना है, वक्त के साथ, गुजरते वक्त के साथ उस पर मैं और आप काम करेंगे। चैप्टर का कवरेज होता रहेगा, जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे मैं ग्रुप बनवा लूंगा, उस ग्रुप के अंदर कुछ फॉलो अप शीट्स आपको भेजूंगा। ठीक, फॉलो अप शीट्स आपको भेजूंगा, उन फॉलो अप शीट्स मैं आपको भेजूंगा, उन फॉलो अप शीट्स की मदद से मैं और आप छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करेंगे। उसके बाद मैं और आप, मेरे दोस्तों, हम और आप जो है वो आगे बढ़ेंगे और एक रिव्यू पेपर आपके लिए डिजाइन किया है, वो मैं आपको इंशाल्लाह और शेयर कर दूंगा। उस रिव्यू पेपर के अंदर है कि 2014 से, जब से स्कीम चेंज हुई है, 2014 से लेके 2020 तक के समर स्प्रिंग ऑटम सारे पर्चे उसमें मौजूद हैं। उन सारे पर्चों के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जितना उनका वेटेज है, उस हिसाब से उनके आंसर्स को लिखेंगे, सीखेंगे और फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर कुछ क्विज हैं, क्विज बनाए मैं वो भी दूंगा, डेफिनेटली फिजिकल तो नहीं है, ऑनलाइन कर लेंगे उसको भी। क्विजेस डिजाइन करेंगे, वो हैं, उसको भेजूंगा आपको, घर पे लिखिए, जिम्मेदारी आप पर भी है। ठीक है, जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे दोस्तों, अप्रोप्रिएट रिजल्टेंट नहीं मिलेगा। तो बहुत बेहतर ये है कि मैं और आप दोनों अपनी जिम्मेदारी से काम करते चले जाएं। ठीक है, और उसके बाद जो है वो एंगेज हो। अच्छा, आज जो मैं और आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसके अंदर होगा ये कि मैं कुछ स्लाइड्स हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की, इसको कॉपी करना है रजिस्टर पे, लेकिन फिलहाल हम थोड़ा सा पेज बेहतर रखने के लिए इसकी स्क्रीनशॉट आप लेते रहेंगे, फिर बाद में घर पे बैठ के इसमें से जो काम की बातें आपको लगे वो आप लिख लेंगे। ठीक है, तो ये जो है वो बात जो है वो क्लियर होती है। तो फिर मैं यहाँ से अब आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, अब आपके सामने मैं और आप इकोनॉमिक्स के नेचर और स्कोप को डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। और सर, आप कितना पढ़ाएंगे और मिस कितना पढ़ाएंगी? भाई अभी पढ़ना तो शुरू कर लो, ये भी पता चल जाएगा कि मैं कितना पढ़ाऊंगा और मिस कितना पढ़ाएंगी इंशाल्लाह। तो फिलहाल तो जैसे है, माइक स्क्रीन आ रही है आपके पास, ये बताइए, स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको? आवाज आ रही है क्या? मेरी वीडियो भी जा रही है? बिल्कुल, दोनों जा रहे हैं। वीडियो वॉइस भी जा रही है? जी जी। अच्छा, उसमें ये कि देखिए, माइक्रो तो सारा मैं पढ़ाऊंगा। पिछली बार भी मैंने इंडिविजुअल सारे मैक्रो के इश्यूज काफी सारे स्टूडेंट्स के क्लियर किए थे। इस दफा भी इंशाल्लाह मैं डिस्कस करके तारिक भाई से इंशाल्लाह मैं अल्लाह ने चाहा तो मैक्रो का भी एक पोर्शन आपके साथ डिस्कस करूंगा, अच्छा, जिसका पेपर में वेटेज बनता है। ठीक है, हाँ, अभी स्टार्ट नहीं किया, आज पहली क्लास है, बस मैं और आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, कुछ काम की बातों को लिखेंगे, लिखवाएंगे, बस उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। पहले एक बूस्टअप तो ले लें, आज की क्लास से थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी तो डेवलप कर लें, फिर इंशाल्लाह आहिस्ता 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 करके बात आगे बढ़ाते चले जाएंगे। जो काम के चैप्टर्स हैं वो मेरी जिम्मेदारी इंशाल्लाह आपको करवाना, उससे बेफिक्र रहिए, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आइए, देखिए दोस्तों, इस वक्त आपके सामने जो स्लाइड मौजूद है जिसके ऊपर नेचर और स्कोप लिखा हुआ है दोस्तों, इस नेचर और स्कोप की स्लाइड को अगर मैं और आप देखें तो देखो लिखा हुआ क्या है कि द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच इट डील्स विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। जब हम किसी भी सब्जेक्ट के स्कोप के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये उसकी फिजिकल ग्रेथ होती है, उसका एरिया ऑफ कवरेज होता है कि ये सब्जेक्ट कितने एरिया को या अपने सब्जेक्ट की बाउंड्री के अंदर किन किन रिक्विजिशंस को डिस्कस करते हैं हम इसमें, और इसकी विड्थ और इसकी एक्सटेंडेबिलिटी कितनी है, इसके कवरेज के अंदर क्या कुछ आता है, ये सब्जेक्ट कितने एरिया को अपने अंदर एब्जॉर्ब किए हुए है, किन किन एरियाज को डिस्कस करते हैं। द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द एक्सटेंट, फैलाव, इसकी हद, टू विच इट डील्स विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द पीपल। दिस ब्रॉड सब्जेक्ट, स्लाइड नहीं आ रही, स्लाइड क्यों नहीं आ रही बॉस? 1 मिनट चेक कर रहे हैं बेटा। ये छोटा, छोटी आ रही है, छोटी आ रही है भाई।
आपको आपको स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है अभी? ब्लैंक। कोई कह रहा है आ रही है स्लाइड। ठीक है, ठीक है आ सर। रही है, नजर नजर आ रही है स्लाइड। बिल्कुल सही है। तो वो जिसको ब्लैंक आ रही है उसका अपना मसला है, उसका अपना इंडिविजुअल इशू है। वो स्लाइड जिसको नजर नहीं आ रही वो एडमिन से डिस्कस कर ले, इसको वसीम को फोन कर ले, पूछ ले, वो आपको हेल्प आउट कर देंगे। वैसे योर वीडियो क्या सर, वीडियो और वॉइस आ रही है बट स्लाइड नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? अब आपको स्क्रीन पर क्या 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 शो हो रहा है दोस्त? आप जरा कंफर्म करें। ठीक है सर, आप पढ़ाएं, बिल्कुल सही जा रही है। आपका मैंने वेबकैम बंद कर दिया, बस स्लाइड शो हो रही है। ठीक है। अच्छा जी, अब मेरी आवाज आएगी आपको और स्लाइड दिख रही है। तो देखिए, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स की जब मैं और आप बात करें तो स्कोप कहते हैं इसकी विड्थ, इसकी एक्सटेंट, इसके फैलाव और इसकी हद को। तो जब मैं और आप इस सब्जेक्ट की एक्सटेंट के बारे में बात करें तो देखो ये क्या लिख रहा है, दिस ब्रॉड सब्जेक्ट कवर्स that has so far been written in this subject, the nature and scope of economics, ठीक है, has been clearly discussed the following three heads। अब इन तीन डिफरेंट डायमेंशन से मैं और आप इकोनॉमिक्स के एरिया को डिस्कस करेंगे। वो क्या क्या है जरा देखना। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, economics as a science or an art or social science, either it would be discussed as an individual or as an aggregate economic behavior। देखिए मेरे दोस्तों, अल्लाह की तरफ से है, मैन मेड है, क्या है, बहरहाल अभी एक पेंडेमिक है जिसमें मैं और आप सब जुड़े हुए भी हैं, परेशान भी हैं, इसको फेस भी कर रहे हैं। पूरी दुनिया इसको फेस कर रही है, दुनिया के तमामी मुल्क जो हैं वो इस वक्त परेशान हैं और इस पेंडेमिक से जुड़े हुए हैं। तो देखिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम किस हद तक है, मैं इसको किस तरीके से रिक्वायर करूं। देखिए मेरे और आपके इंडिविजुअल इकोनॉमिक इश्यूज भी हैं। देखिए अब मैं और आप घरों में कैद हैं, बाहर जा नहीं पा रहे, सोशल गैदरिंग्स खत्म हो चुकी हैं, मेरी और आपकी फैमिली इनकम के ऊपर एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ गया है इस वक्त। ठीक है, ये सारे इश्यूज और सारे कंसर्न्स तो है ना मेरे और आपके सामने, हम सब फेस कर रहे हैं। एज एन इंडिविजुअल भी फेस कर रहे हैं मेरे बच्चों, और एज एन इंस्टीट्यूशन भी फेस कर रहे हैं, और एज एन इकोनॉमी भी फेस कर रही है। तो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है, इसका जो एक्सटेंड है, ये वहां तक है जहां तक लोगों के इकोनॉमिक इश्यूज और प्रॉब्लम्स उनसे जुड़े हुए हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अब मेरे और आपके घर में डिफरेंट तरह के इश्यूज इस वक्त इस पेंडेमिक की वजह से, इस इशू, ये जो एक डिजीज है, इसकी वजह से मैं और आप, मेरी और आपकी फैमिली फेस कर रही है। इसी तरह इदारे फेस कर रहे हैं। बड़े बड़े बिजनेसेस, उनकी उनकी जो बिजनेस की जो रेवेन्यू है वो कोलैप्स करती जा रही है, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज कोलैप्स करती जा रही हैं। आप देखें ना, पूरी दुनिया इस वक्त लॉकडाउन पे चली गई है। अब इस लॉकडाउन की वजह से कितना कितना इफेक्ट पड़ रहा है बिजनेस के ऊपर। पेट्रोल के रेट्स जो हैं इस वक्त दुनिया के लोएस्ट फिजिबल एंगेजमेंट पे पहुंच गए। पेट्रोल गिर गए, उसके प्राइसेस गिर गए, जो दुनिया में इतना ज्यादा मतलब कोर कंपोनेंट है दुनिया का, उसकी डिमांड एकदम से गिर गई है। पेट्रोल पंप्स खाली, गैस स्टेशन खाली। अच्छा, सारा इफेक्ट किस पे चला गया? मेडिकल इंडस्ट्री एकदम से ऊपर चली गई। अब दुनिया के अंदर एक नया इशू क्रिएट हो गया है कि जो है ना वो बायोलॉजिकल वॉर का इम्पैक्ट बन गया है। और जो इतने आर्म्स एमिनेशन, दुनिया की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री आर्म्स एमिनेशन की है, कितने कितने पैसे दुनिया ने लगाए अपनी सिक्योरिटी के ऊपर, ये मिसाइल्स के सिस्टम्स, मिलिट्री इक्विपमेंट, और ये वॉर हेड बनाया, वेपन्स बनाया। अब दुनिया के लिए सब बेकार हो गया, मतलब दुनिया के लिए बेकार हो गया। एटॉमिक बॉम्ब, हाइड्रोजन बम्स, ये सारे बम्ब बेकार हैं। अब दुनिया के सामने एक नया इकोनॉमिक इशू खड़ा हो गया है कि आप अपने आप को किस तरीके से रिक्वायर करें, सर्वाइव कर सकें। तो ये जितने इश्यूज हैं इकोनॉमिक इश्यूज से जुड़े हुए हैं, कुछ इंडिविजुअल हैं, कुछ इन्हें एग्रीगेट हैं। कुछ मैं और आप एज एन इंडिविजुअल फेस कर रहे हैं, एज एन इंस्टीट्यूशन फेस कर रहे हैं, एज कुछ प्रोडक्ट की डिमांड एकदम बढ़ गई है, कुछ प्रोडक्ट्स की डिमांड एकदम कम हो गई है, ये इंडिविजुअल कंसर्न्स हैं। और कुछ एज एन होल, एज एन एग्रीगेट है, जैसे गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बना रही है वो एज अ होल बना रही है, कुछ इंडिविजुअल सेक्टर के लिए बना रही है और कुछ ओवरऑल लोगों के लिए बना रही है। तो ये सारे इश्यूज जो है वो मैं और आप फेस कर रहे हैं। मेरे बच्चों,
मैं और आप एक स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स को और उसके नेचर को 3 हिस्सों में डिनोमिनेट करके पढ़ने जा रहे हैं मेरे दोस्तों। पहला है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, दूसरा है इकोनॉमिक्स एज अ साइंस और एन आर्ट, और तीसरा एरिया मुझे और आपको डिस्कस करना है इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस। इस स्लाइड की पिक्चर ले लेंगे, कहीं पर दिल करे तो बाद में लिख भी लेंगे इसको रजिस्टर के ऊपर लेक्चर 1 डाल के, ये काम की बातें सारी लिखना शुरू करेंगे। फिर इंशाल्लाह मैं और आप इसको ग्रेजुअली और स्पेसिफिकली एक एक करके रिक्वायर करेंगे कि इसमें से क्या सवालात बनते हैं, किस सवाल का कितना वेटेज बनेगा और किस सवाल के जवाब में कितने जो है वो एरिया को रिक्वायर करना है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, मैं और आप अगली स्लाइड पे जाएंगे। अगर आप इसकी तस्वीर या इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं फिर अगली स्लाइड के ऊपर चलूंगा, क्योंकि मैं और आप अब इसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कॉपी भी करना चाहें कॉपी कर सकते हैं, मैं हर स्लाइड पे 5-10 मिनट लगाऊंगा ताकि आप इसको कॉपी भी कर लें, समझ भी लें और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। अगली स्लाइड आ गई है दोस्तों, जिसमें मैं और आप इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर को देखेंगे। देखिए, इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है ये इस पे 300-350 साल पहले से बात हो रही है। पहले ये सोशल साइंस की ब्रांच थी, अब ये सोशल साइंस की ब्रांच से, हाँ हाँ हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बच्चों को मिल जाएगी। फिलहाल आप साथ रहिए और सुनते रहिए जिस तरह से हम कैरी कर रहे हैं, क्योंकि मैं आप लोगों की खूबसूरत शक्लें देख नहीं पा रहा हूँ, तो आप लोगों के एक्सप्रेशन मेरे पास नहीं है, सिर्फ ये आप यस या नो लिखकर मुझे जवाब दे रहे हैं। फिर आखिर में क्यूरी सेशन कर लेंगे, तो आपको जो क्वेश्चन है वो पूछ भी लीजिएगा, वरना लिखते रहिए, इंशाल्लाह एक दिन आपके सारे मसाइल का हल आपको मिल जाएगा। अच्छा, आप सुनेंगे मेरी बात तवज्जो से। देखो, जब मैं इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर की बात करूं तो सब्जेक्ट मैटर क्या है इसका, कि इस सब्जेक्ट की कोर भी क्या है, ये सब्जेक्ट कहां से शुरू हुआ, कैसे इसके अंदर एवोल्यूशन आता चला गया ग्रेजुअली विद द स्टांस ऑफ टाइम, इस सब्जेक्ट के अंदर कैसे कैसे चेंजेस आते चले गए हैं, ये सब्जेक्ट कैसे मॉडिफाई हुआ है विद द पैसेज ऑफ टाइम। देखो क्या लिख रहा है, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग इकोनॉमिस्ट्स रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। अभी इंशाल्लाह तुम मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू करोगे तो दो तरह के अप्रोचेस तुम मैक्रो में भी पढ़ोगे, एक क्लासिकल अप्रोच पढ़ते हैं और एक मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट ने जो डिजाइन किया वो पढ़ते हो। तो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से इकोनॉमिक्स गुजरा है, मॉडिफाई हुआ है, अपग्रेड हुआ है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, जैसे आप दूसरी साइंसेस पढ़ते हैं, जैसे इंजीनियरिंग है या मेडिकल साइंस है, एक प्रोडक्ट आया, एक प्रोडक्ट बना, उस पर काम हुआ, उससे अपग्रेडेड वर्जन आया, वो एक्सलीट हो जाता है। लेकिन इकोनॉमिक्स की खासियत ये है कि इसमें जितने इसके अपग्रेडेड इवैल्यूएशन आते चलेंगे वो लेयर की तरह है, वन आफ्टर अनदर है, एक नया ऐड हुआ, दूसरा खत्म नहीं हुआ, उसके साथ जुड़ा हुआ है। एक्सपाउंडिंग नेचर है, ये सब्जेक्ट अपनी बाउंड्री को बढ़ाता चला जा रहा है, हर गुजरते हुए वक्त के साथ ये सब्जेक्ट अपनी बाउंड्रीज को एक्सपेडाइट करता चला जा रहा है और नए नए डायमेंशन इस सब्जेक्ट के अंदर आते चले जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं। तीन डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, तीन डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। अब करना यह है कि इन तीन डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में कुछ लिखेंगे। पहला स्कूल ऑफ थॉट मैं बता रहा हूं, सुन रहे हैं मेरी बात सारे? पहला स्कूल ऑफ थॉट का नाम मैं बता रहा हूं, वो स्कूल ऑफ थॉट की हेडिंग डालेंगे अपने किसी भी रजिस्टर या पेपर के ऊपर, वो है क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। क्या बोला बॉस मैंने? क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, लिख लीजिए, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। अब क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट की हेडिंग डालने के बाद इसके नीचे बुलेट बनाएंगे 4। पहला, लीड बाय, कौन लीड कर रहा है इसको, इसका लीडर कौन है, लीड बाय, लिख दूं मैसेज, यहां से टाइप हो जाएगा। अच्छा, ये लीजिए, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स। ठीक है, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, ये हेडिंग डाली। इसके बाद मैं 4 बुलेट बनाऊंगा, 4 बुलेट बनाएंगे। पहला बुलेट क्या है भाई, लीड बाय, ठीक, एंटर नहीं होगा,
लीड बाय, इसी तरह से दूसरा बुलेट बनाएंगे एयर, ठीक है। अब इन सब के आगे एक एक लाइन में लिखवाऊंगा कौन लीड कर रहा है, किस ईयर में डेफिनेशन आया, बुक, किस बुक को जो है वो लिखा गया है इस एरा के अंदर। तो इस तरीके से 4 बुलेट बनाएंगे, ठीक है जी जी, लिखिए इसको। पहली हेडिंग डाली क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट की, ठीक हो गया। क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के अंदर 4 बुलेट बनाए। पहला बुलेट बना लीड बाय, दूसरा बुलेट बना एयर, तीसरा बुलेट बना आपके पास, लिखा सबने बुक का नाम, किस बुक में ये डेफिनेशन दी, और चौथा बुलेट बनाए, चौथा बुलेट बनाइए मेरे बच्चों जी जी, लिख ही रहा हूं। चौथा बुलेट बनाया आपने फंडामेंटल, फंडामेंटल पॉइंट। ये 4 बुलेट बना लीजिए सारे, और इसके आगे एक एक लाइन लिखवाऊंगा, वो लिख लेंगे सारे मेरे बच्चे। पहली हेडिंग डाली, पहली हेडिंग डाली, पहली हेडिंग डाली आपने, मेन हेडिंग डाली क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, उसके नीचे 4 बुलेट बनाए, लीड बाय, दूसरा बुलेट बनाया एयर, तीसरा बुलेट बनाया आपने बुक, और चौथा बुलेट बनाया मेरे बच्चों आपने किसका, फंडामेंटल पॉइंट का, ठीक हो गया, फंडामेंटल पॉइंट का। अब एक एक करके सुनते जाइए। देखिए जो पहला स्कूल ऑफ थॉट है, जिसे हम क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट को लीड कर रहा है एडम स्मिथ। अब एडम स्मिथ कौन था मेरे बच्चों, एडम स्मिथ वो इकोनॉमिस्ट था जिसे हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, उस कॉन्सेप्ट का नाम था वेल्थ, जिसे मैं और आप आसान जबान में उर्दू में दौलत कहते हैं, ठीक है, वेल्थ, दौलत, ठीक है। अब सुनिएगा मेरी बात तवज्जो से, स्क्रीन नजर नहीं आ रही, बेटा स्क्रीन नजर ना आने वाला मसला मोहम्मद के साथ हो रही है, बकिया के साथ भी हो रहा है। आ तो रही है, स्लाइड नजर आ रही है, हाँ हाँ, कैमरा मैंने खुद बंद किया ताकि आपको, आप फोकस करें स्लाइड पे, वरना आप मुझे देखते रहेंगे तो कैसे पढ़ पाएंगे, ठीक है। आगे आइए। तो मेरे बच्चों पहला स्कूल ऑफ थॉट है जिसे क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं। क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट को जिसको एडम स्मिथ लीड कर रहा है, तो वो जो लीड बाय आपने लिखा उसके आगे नाम लिखेंगे प्रोफेसर एडम स्मिथ, स्क्रीन पे उसकी स्पेलिंग आपको नजर आ रही हो। तो एडम स्मिथ जिसे हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, एडम स्मिथ को मैं और आप फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। एडम स्मिथ ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसे जिसे इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने ये कहा कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे और आपको वेल्थ से एसोसिएट करता है। इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है मुझे और आपको वेल्थ से एसोसिएट करता है, वेल्थ से एसोसिएट करता है, ठीक है। वेल्थ क्या है, दौलत। वेल्थ मींस वैल्यू, ईदर गुड्स और सर्विसेज। अब वेल्थ क्या है, वैल्यू है, वो चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो। दुनिया में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज हैं वो सारी की सारी वेल्थ है, क्योंकि उनकी कोई ना कोई पोजेसिव वैल्यू है। हर एक चीज की वैल्यू है, जिस चीज की वैल्यू है वो चाहे ₹1 हो या $1 मिलियन हो, जिस चीज की वैल्यू है मेरे बच्चों वो वेल्थ है, वो चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो। सो एडम स्मिथ ने ये कहा कि नेशन की वेल्थ उसके रिसोर्सेज हैं। नेशंस वेल्थ क्या है, उसके अवेलेबल रिसोर्सेज, जो जो नेशन के अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो नेशन की वेल्थ है। अब सक्सेसफुल नेशंस वो हैं जो अपने रिसोर्स को बेहतर तरीके से एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं और उसको एक्वायर कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, ये डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दिया। एडम स्मिथ की डेफिनेशन से इकोनॉमिक्स अपने आप में एक नया सब्जेक्ट बन के लोगों के सामने आ गया
और लोगों ने सब्जेक्ट को डिस्कस करना शुरू किया। अच्छा, ये जो ईयर था, ये था 1776। किस ईयर में डेफिनेशन आई? ये आई डेफिनेशन 1776 के अंदर ये डेफिनेशन आया मेरे बच्चों, और किताब का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ an inquiry into the nature and मैं लिख रहा हूं आपके लिए नाम, किताब का नाम एयर, ये लिख रहा हूं मैं आपके सामने, an inquiry into the nature an inquiry into the nature and causes of wealth of nation। ठीक है, ये किताब का नाम हो गया। अब काफी लंबा नाम है लेकिन बहरहाल नाम यही है, an inquiry into the nature and causes of wealth of nation। ठीक है, ये किताब का नाम हो गया। ठीक है, और उसके बाद इनका जो फंडामेंटल पॉइंट था वो था वेल्थ। फंडामेंटल पॉइंट क्या था मेरे बच्चों? वेल्थ था। ये भेज दिया आपको, मिल गया। ईयर कौन सा था? इसको लीड कर रहे हैं एडम स्मिथ। ईयर था 1776। किताब का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, और साल था मेरे बच्चों, ये जो मैसेज आप टाइप कर रहे हैं मैंने उसका रिप्लाई किया है। आंसर में देखिए, आंसर स्क्रीन को बड़ा करिए, क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं उसके आंसर में मैंने लिखा है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, और उसका आखिर में जो फंडामेंटल पॉइंट है वो वेल्थ है। नजर आया? क्वेश्चन में शो होगा ना, क्वेश्चन जहां मुझसे पूछ रहे हैं। ठीक है, रिसीव हो गया। अच्छा, अब ये जो डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दिया, इस डेफिनेशन में एडम स्मिथ ने 3-4 चीजों को डिस्कस किया। किन 4 चीजों को डिस्कस किया मेरे बच्चों? पहला जो पॉइंट उन्होंने कहा कि एक नेशन की वेल्थ उसके रिसोर्सेज हैं। वेल्थ क्या है? वेल्थ मींस वैल्यू। वैल्यू क्या होता है? वो चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो, जो गुड्स और सर्विसेज नेशन के पास अवेलेबल है वो नेशन की वेल्थ है। नेशन इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके अपने इकोनॉमिक लिव्स की नीड्स और वांट्स को सैटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है। फंडामेंटल पॉइंट वेल्थ है। फंडामेंटल पॉइंट लिखा मैंने वेल्थ, 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 डॉलर, वेल्थ, इसकी डेफिनेशन का फंडामेंटल पॉइंट था वेल्थ। अच्छा, अब एडम स्मिथ ने वेल्थ के 4 एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया। हाँ, वेल्थ किस तरह रिसीव होती है वही बताने जा रहा हूं, आइए देखें, पढ़ते हैं। 4 एस्पेक्ट्स हैं वेल्थ के। कौन कौन से 4 एस्पेक्ट्स हैं? पहला है प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। ठीक, अब वेल्थ प्रोड्यूस कैसे होती है? पहला क्या लिखा भाई? 4 एस्पेक्ट्स में से पहला एस्पेक्ट मेरे बच्चों क्या लिखा मैंने? प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। अब वेल्थ प्रोड्यूस कैसे होती है? देखिए, दुनिया में 2 तरह के रिसोर्सेज है मेरे बच्चों। एक नेचुरल रिसोर्स जो कुदरत ने मुझे और आपको दिया, जिसे मैं और आप फ्री गुड्स कहते हैं। जैसे अभी बाहर देखें तो सनलाइट है, ठीक है, सनलाइट है, एयर है, लाइट है, टेम्परेचर है, ये नेचर ने मुझे, सॉइल है, ट्री है, रिवर है, सी है, जो कुछ नेचर ने मुझे और आपको दिया है इसे कहते हैं फ्री गुड्स। फ्री गुड्स, हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, फ्री गुड्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है वो आगे आएगा। ठीक है, फ्री गुड्स। फिर दूसरी है मैन मेड रिसोर्स। जरा देखो तो, जिस कमरे में तुम बैठे हो अपने घर के अंदर, उस रूम के अंदर देखो क्या कुछ अवेलेबल है। तुम्हारे घर का फर्नीचर, तुम्हारे घर की बिल्डिंग, तुम्हारे घर की एसेसरीज, तुम्हारा कंप्यूटर, तुम्हारा मोबाइल फोन, तुम्हारा लैपटॉप, उसके बाद तो जो तुम्हारे घर में जितने एसेसरीज हैं वो सारे के सारे क्या है मेरे बच्चों? मैन मेड रिसोर्स हैं।
तो सबसे पहले वेल्थ को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। वेल्थ कैसे प्रोड्यूस होगी? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वेल्थ कैसे प्रोड्यूस होगी मेरे बच्चों? वेल्थ कैसे प्रोड्यूस करेंगे? बाय द इफेक्टिव कॉम्बिनेशन of 4 factors of production। वेल्थ कैसे प्रोड्यूस होगी? बाय द इफेक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब वो 4 फैक्टर कौन कौन से हैं सर? सबसे पहले लैंड, ऑल फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। सबसे पहले क्या है सर? ऑल फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, लैंड। लैंड के बाद दूसरा फैक्टर क्या है मेरे बच्चों? लेबर, मेहनत जो इंसान कर रहे हैं, मैं और आप परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी फैमिली के से आपकी, अब जिनके आप बिजनेस नहीं करते, जॉब करते हैं किसी भी इदारे में, वो अपनी लेबर, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लेबर के बाद अगला क्या है? लिख के बता रहा हूं, लिख रहा हूं, कैपिटल। लिख देते हैं अभी। वेल्थ, वेल्थ के 4 एस्पेक्ट डिस्कस किए। पहला क्या हो गया सर? effective combination of 4 factors of 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं? कौन कौन से 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है? देखिए कौन से 4 फैक्टर हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये वो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं जिनके इफेक्टिव कॉम्बिनेशन से वेल्थ प्रोड्यूस होती है, वो चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो। अब तुम देखो, जितने भी इंसानों ने बनाई हुई चीजें हैं, जिन जिन चीजों को इंसान ने बनाया, वो चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो, उन तमाम के तमाम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए ये 4 फैक्टर चाहिए। सबसे पहले लैंड चाहिए, जो फ्री एंटरप्रेन्योर, ऑर्गेनाइजेशन, इदारा मेरे बच्चे। अगर आपके अब्बा जॉब करते हैं तो किसी एक इंस्टीट्यूट में जॉब करते हैं ना, वहां का जो ओनर है, एंटरप्रेन्योर है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपके अब्बा से काम कराती। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ लेक्चर दे रहा हूँ, तो एआरटीटी अपने आप में एक एंटरप्रेन्योर है, इदारा है। एंटरप्रेन्योर कहते हैं जो उसको चलाने वाले लोग होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्टाफ होता है इसके अंदर। अब जैसे हमारे इदारे के 2 एंटरप्रेन्योर्स हैं, अहमद रजा और तारिक तोनियो साहब। ये 2 एंटरप्रेन्योर्स हैं और उनके नीचे पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट हो रही है, जो मुझे और आपको ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है कि इस लॉकडाउन के अंदर भी मैं और आप पढ़ पा रहे हैं, थोड़ा बहुत जैसे भी गुजारे लायक, इंशाल्लाह और बेहतर होता चला जाएगा, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बेहतर होगी। तो ये एंटरप्रेन्योर है। लैंड, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, जो कुछ नेचर ने दिया उसके बगैर इंसान कुछ नहीं कर सकता, तो हमें लैंड चाहिए। दूसरा, हमें उस पर लेबर अप्लाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, कैपिटल लगाना पड़ेगा, सरमाया, पैसा, वेल्थ, वैल्यू। और उसके बाद एंटरप्रेन्योर इन सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करेगा तो वेल्थ प्रोड्यूस होगा। अच्छा, अब जब वेल्थ प्रोड्यूस हो जाएगा मेरे बच्चों, जैसे ही वेल्थ प्रोड्यूस हो जाएगा, बेटा ये जो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके साइड पे आंसर आ रहा होगा, ये वहां पे लिख के दिखा रहा हूं सारी बातें मैं। अब ये जो 4 फैक्टर हैं जिनको मैंने और आपने कंबाइन किया, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, जैसे ही इनको कंबाइन किया, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो गई। अब जैसे ही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, तो अब दूसरा एस्पेक्ट आया, वो है एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। वेल्थ एक्सचेंज होगी मेरे बच्चों। अब वेल्थ कैसे एक्सचेंज होगी? देखो, मैं और आप डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं। जितनी डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मैं और आप परफॉर्म कर रहे हैं, उन तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की परफॉर्मेंस के बाद
जो हम वेल्थ को एक्सचेंज करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी ग्रोसरी स्टोर पे गए, अभी महीना शुरू हुआ है, घर का राशन आया होगा, ग्रोसरी आई हो, किसी भी स्टोर पे गए, किसी भी दुकान पर गए, जो वैल्यू आपके पास थी, जो पैसे, जो वैल्यू आपके पास थी, वो आपने दुकानदार को दी और उससे उससे अपनी जरूरत की चीजों को आपने एक्वायर किया। व्हाट यू डिड नाउ, यू आर नाउ सपोज टू एक्सचेंज वेल्थ, वेल्थ को एक्सचेंज किया। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, आप क्लास ले रहे हैं, मैं आपको अपनी सर्विसेज दे रहा हूं, उसके बदले में आप इदारे को फी दे रहे हैं। वी आर नाउ व्हाट वी डिड, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। आप अभी घर के अंदर जहां बैठे हुए हैं, लाइट जल रही है, फैन चल रहा है, एयर कंडीशन चल रहा है, ठीक है, के इलेक्ट्रिक मंथ के एंड में आपको इसके बदले यूटिलिटी का बिल पे कर भेजेगा, जो आप पे करेंगे। एक सर्विसेज के इलेक्ट्रिक आपको दे रहा है और एक आप के इलेक्ट्रिक को पे करेंगे। जो मोबाइल फोन आपके पास है वो आपने खरीदा है, तो जैसे खरीदा एक वैल्यू आपको मिली, एक वैल्यू, बोलो भाई, आपने उन्हें दी। इट वुड बी कॉल्ड एन एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। ठीक, वेल्थ एक्सचेंज हो रही है। मजीद आगे बढ़े, पहले हमने वेल्थ को क्या किया, प्रोड्यूस किया, फिर हमने वेल्थ को क्या किया मेरे बच्चों, एक्सचेंज किया, फिर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। क्या बोला मेरे बच्चों मैंने, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है, नहीं नहीं नहीं, वेल्थ सिर्फ पैसा नहीं होता है। मैंने क्या बोला मेरे भाई, वेल्थ वैल्यू है, हर वो चीज जिसकी कोई एक पोजेसिव वैल्यू है। भाई जब दुनिया में पैसा नहीं था तो बार्टर सिस्टम था, लोग चीजों के बदले चीजों को लिया और दिया करते थे। ठीक है, आज भी आओ गांव देहातों में जाओ तो लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं। जो मेरे पास प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पे मैंने व्हीट प्रोड्यूस किया, जिसने राइस किया उसको राइस से एक्सचेंज कर लिया। तो वेल्थ से मुराद सिर्फ पैसा नहीं है, वेल्थ से मुराद हर वो चीज है जिसकी कोई पोजेसिव वैल्यू है मेरे बच्चे। कोई भी चीज जिसकी कोई ना कोई वैल्यू हो, जो फ्री ना हो, जिसकी वैल्यू हो। अब वैल्यू कैसे है, जो बेनिफिट प्रोवाइड करे। ठीक है, तो वेल्थ क्या है, वेल्थ वैल्यू है, वो चाहे गुड्स हो फिर या सर्विसेज हो। अच्छा चलो आगे बढ़े, तो पहले वेल्थ को प्रोड्यूस किया, फिर वेल्थ को एक्सचेंज किया, डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करके कोई टीचर बना, कोई लॉयर बना, कोई अकाउंटेंट बनेगा, इंशाल्लाह आप में से जो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, कोई बिजनेसमैन बनेगा, कोई बैंकिंग सेक्टर में चला जाएगा, कोई अपना बिजनेस करेगा। तो वेल्थ को एक्सचेंज करेंगे, मैं और आप मिलकर कर भी रहे हैं और करेंगे भी। फिर वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सर वेल्थ को, सुनिएगा मेरी बात, वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, रेंट दी जाती है किसको, लैंड को, ठीक है। उसके बाद क्या बोले तो सर, लेबर वेजेस दी जाती है किसको, लेबर को। इसी तरह इंटरेस्ट, कैपिटल, इसी तरह प्रॉफिट टू एंटरप्रेन्योर। ये है डिस्ट्रीब्यूशन। देखो नजर आ रहा है आंसर में, रेंट प्रोवाइड किया लैंडलॉर्ड को, वेजेस दिए लेबरर को, इंटरेस्ट दिया कैपिटल पे, और प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर ने डिस्ट्रीब्यूट किया। दोबारा सुनो, देखो मैं यहां पढ़ा रहा हूं, मंथ के एंड में इसकी सैलरी मुझे मिलेगी। आपके अब्बा अपने जॉब पर जा रहे हैं, वहां जॉब पे जा रहे हैं, तो वहां से उनको क्या मिलेगी, सैलरी। आप में से जिन लोगों के अपने अब्बू का बिजनेस है, जिनके पेरेंट्स अपना बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं, उस बिजनेस के एंड में क्या लाते हैं अब्बा, घर पे प्रॉफिट लाते हैं। किसी के अब्बा जमींदार हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, फार्मर हैं, फ्यूडल हैं, जमींदार है, नहीं तो घर रेंट पर दिया हुआ है, उससे रेंट मिल रहा है। ठीक, जिनके अब्बू ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है स्टॉक चेंज में, बैंक में,
डिफरेंट तरह की सिक्योरिटीज और फंड लिए हुए, उसमें उनको क्या मिलता है मेरे बच्चों? प्रॉफिट और डिविडेंड मिलते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ मेरे भाई। तो वेल्थ पहले प्रोड्यूस हुई, फिर एक्सचेंज हुई, फिर डिस्ट्रीब्यूट हुई। अब बताओ जल्दी से, जब मुझे और आपको मंथ के एंड में पैसे मिल जाते हैं तो हम करते क्या है? वो जो पैसा मेरे और आपके घर में आता है वो किसी भी शक्ल में आए, है तो पैसा ही, वैल्यू है। अब्बू चाहे सैलरी घर लाए, अब्बू चाहे रेंट घर लेकर आए, अब्बा चाहे घर में इंटरेस्ट लाएं या प्रॉफिट लेकर आए, अल्लाह मेरे और आपके माँ बाप को, मुझ पे और आप पे सेहत ईमान के साथ सलामत रखें। तो मेरे और आपके पेरेंट्स जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, मंथ के एंड में जो पैसे वो घर लेकर आते हैं, उस पैसों से मैं और आप करते क्या है मेरे बच्चों? एक्सपेंस आउट करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। बिल्कुल, हम नहीं एक्सचेंज नहीं करते हैं, हम कंजम्पशन करते हैं, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ करते हैं, वेल्थ को कंज्यूम करते हैं, खर्च करते हैं, और खर्च करके अपनी जरूरत की चीजों को हासिल करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो सर हाँ, इसके एक काम ये करेंगे ना, इसके नोट्स दे देंगे। आप में से जिन लोगों को परेशानी हो रही है, अभी तो लेक्चर ले लीजिए, मैं इसके नोट्स भी दे दूंगा आपको, टेंशन नहीं लीजिए, कोई मसले की बात नहीं है। पहले आप पढ़ के समझ लीजिए, फिर पावर पॉइंट की शीट भी जो है वो कर लेंगे इंशाल्लाह, टेंशन की बात नहीं है। पावर पॉइंट की स्लाइड भी आपको मिल जाएगी और इससे रिलेटेड नोट्स भी मिल जाएंगे, तो वो घर पे पढ़ के आप देख सकते हैं, उसमें से काम की बातों को लिख लीजिएगा। ठीक हो गई मेरी बात? तो सर एडम स्मिथ, हाँ ये इंटरेस्ट क्या है, कैपिटल क्या है, सब आगे डिटेल में आने वाला है। फिलहाल तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि एडम स्मिथ ने वेल्थ को डिस्कस किया। वेल्थ से मुराद वैल्यू थी, वेल्थ को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे कंज्यूम किया जाता है, कैसे एक्सचेंज और कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एडम स्मिथ ने इसे डिस्कस किया। ठीक है, ठीक है, सब शेयर हो जाएगा, आपके सारे क्यूरीज यहाँ पढ़ के एट द एंड उसको इंशाल्लाह सारे नोट्स वोट सब सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड हो जाएंगे, परेशान मत होइए। ठीक है, एक मिनट में स्क्रीन को भी ऑन करवाने की कोशिश करता हूँ, पूछता हूँ एडमिन में से किसी को बुला के। अच्छा जी, अब ये तो यहां से आगे बढ़िए। अब एडम स्मिथ के ऊपर ना क्रिटिसिज्म हुआ, लोगों ने क्रिटिसाइज किया। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जिस एरा में ये डेफिनेशन दिया गया, जिस एरा के अंदर ये डेफिनेशन दिया गया, उस एरा के अंदर लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट बड़े स्ट्रॉन्ग थे। 1776 की बात मैं कर रहा हूं, आज से 300 साल पुरानी बात। अब 300 साल पहले ना लोग मेटेरियलिस्टिक नहीं थे, खुदगर्ज नहीं थे, सोशल सिस्टम बेहतर था। ठीक है, और लोग ज्यादा रिलीजियस थे इन रिस्पेक्ट ऑफ रिक्वायरिंग देयर। देखो ना, मैं और आप, यार ये बच्चे कह रहे हैं स्क्रीन पर आ जाए, स्क्रीन पर कैसे हैं? ये क्या कह रहे हैं? आई एम नॉट गेटिंग दिस वे, सॉरी, यू प्लीज कम स्क्रीन, हम्बल रिक्वेस्ट। तो स्क्रीन पे कैसे आए? सर ये आई गेस बोलना चाह रहे हैं कि आप लिखिए उसको। अच्छा, लिख के बोले, चलो अभी तो ये फिलहाल ये कर लेते हैं, अगले सेशन में इंशाल्लाह स्क्रीन पे लिख कर भी मैं करा दूंगा दोबारा, कोई टेंशन नहीं है। इसके नोट्स भी हाँ इंटरनेट बोर्ड पे करवा देंगे, वर्ड की डॉक्यूमेंट भी मिल जाएगी आपको, इसकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी मिल जाएगी, आप टेंशन नहीं। ये सारा मटेरियल आपको सॉफ्ट कॉपी में इंशाल्लाह आज या कल में भेज दिया जाएगा। इसके नोट्स भी भेज दूंगा इंशाल्लाह, मैं इसकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी भेज दूंगा, इसको देखकर फिर डिस्कस कर लेंगे। अब आओ आगे। अच्छा, अब एडम स्मिथ को हम खत्म करके नीचे जाने से पहले दो छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, सुनिएगा मेरी बात तवज्जो से। देखिए, एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन दिया वेल्थ का, उस मैंने अभी कहा आपसे कि जिस एरा में ये डेफिनेशन आई, उस एरा के अंदर लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांग थे। ठीक है, तो रिलीजियस सेंटिमेंट स्ट्रांग होने की वजह से लोगों ने इस पे क्रिटिसिज्म उठाना शुरू ये कर दिया कि भाई आप जो वेल्थ से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो सोसाइटी से वेलफेयर का कॉन्सेप्ट तो खत्म हो जाएगा। अब मैं और आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, आज देखो जो गरीब हैं, गवर्नमेंट अपने तौर से सब्सिडी दे रही है, मैं और आप भी तो कितने सारे लोगों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने मुझे और आपको सहूलत में रखा हुआ है। किसी को घर में राशन डलवा दिया, हर आदमी कर रहा है अपने तौर से जिसको अल्लाह ने सहूलत दी है। जो जरूरतमंद है इर्द गिर्द आपके, उन रिश्तेदारों की, जानने वालों की आप मदद कर रहे हैं, तो क्या इसके बदले में आपको कुछ मिल रहा है इसके एक्सचेंज, सिवाय नेकियां मिलनी है जो आखिरत में जाके इसका फायदा हो।
अब हर रिलीजन के अंदर चैरिटी का कॉन्सेप्ट है, वो चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ज्यूश हो, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, हर रिलीजन के अंदर चैरिटी का कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं इकोनॉमिक की हर एक्टिविटी को वेल्थ से जोड़ दूंगा मेरे बच्चों, तो वेलफेयर का कॉन्सेप्ट तो एब्सोल्यूट हो गया फिर। तो फिर वेलफेयर को तो फिर डिस्कस ही नहीं करेंगे लोग। इसलिए एडम स्मिथ को क्रिटिसाइज किया दो लोगों ने, उन दो के नाम मैं टाइप कर रहा हूं। एक थे मिस्टर कार्लियल और दूसरे का नाम था मिस्टर रस्किन। क्या नाम था मेरे बच्चों? मिस्टर कार्लियल और मिस्टर रस्किन, RUSKIN, रस्किन। इन दो लोगों ने क्रिटिसाइज किया, और इन दो लोगों ने क्रिटिसिज्म का ग्राउंड क्या रखा? दे टर्म्ड इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ मटेरियलिज्म। इन्होंने कहा कि जो इकोनॉमिक्स है जिसे एडम स्मिथ ने इंट्रोड्यूस किया है, ये साइंस ऑफ मटेरियलिज्म है, ये खुदगर्जी का इल्म है। जो इसे पढ़ेगा वो सेल्फिशनेस और ग्रीड हो जाएगी उसके अंदर, मतलब वो लालची हो जाएगा और उसके अंदर सिर्फ अपने मटेरियल बेनिफिट्स को फोकस करना वो कर रहा होगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स हर एक मैटर के ऊपर वो वेल्थ की प्रोडक्शन, वेल्थ की कंजम्पशन, वेल्थ की एक्सचेंज और वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन से डील करती है। तो जिस सब्जेक्ट के अंदर सिर्फ वेल्थ को डिस्कस किया जा रहा हो, उस सब्जेक्ट के अंदर वेलफेयर के कॉन्सेप्ट को आपकी कोई गुंजाइश नहीं बनती, और सोसाइटी इस तरीके से जो है वो खत्म हो जाएगी बगैर वेलफेयर के कॉन्सेप्ट के। देखिए ना, आज दुनिया के अंदर कितनी चैरिटी हो रही है, चाइना मदद कर रहा है हमारी, और वो जो एक बिजनेसमैन है जो अली बाबा के जो ओनर है, उन्होंने पाकिस्तान को कितने मेडिसिन और क्या कुछ दिया, और चाइना भी दुनिया की मदद कर रहा है मेडिसिन में। इसमें अब दुनिया में जहां ये रिसर्च हो रही है इस दवाई, इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए जो मेडिसिन बनाए जा रहे हैं, तो ये काम है ना यार, ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए काम हो रहा है। डेफिनेटली वो बाद में दवाइयां बिकेंगी, लेकिन अभी तो फिलहाल वो काम हो रहा है ना एक तरीके से अपने आप में। हम चैरिटी कर रहे हैं, तो सोसाइटी के अंदर वेलफेयर के बगैर सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। अगर सोसाइटी से वेलफेयर को खत्म कर दिया जाए तो सोसाइटी सरवाइव नहीं कर पाएगी। अब इस बात को लेके, हाँ, जैकमा, ठीक है। तो मेरे बच्चों, अब इस वेल्थ के कॉन्सेप्ट पे क्रिटिसिज्म उठा, तो अब करीबन करीबन 100 साल के बाद एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, जिसे जिस स्कूल ऑफ थॉट को कहते हैं मेरे बच्चों नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। अब ये न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट को लीड कौन कर रहा है? वही 4 बुलेट बनाएंगे, मैंने नाम लिखकर बता दिया आपको, वैसे वॉइस तो आ ही रही है आपके पास, नाम भी लिख के बता दिया। क्या नाम है भाई दूसरे स्कूल ऑफ थॉट का? न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट लिख के भी दे दिया आपको, न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। अब इस न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट को कौन लीड कर रहा है मेरे बच्चों? एल्फ्रेड मार्शल, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। ये नाम लिखा नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे आपको, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल इसे लीड कर रहे हैं। किस ईयर में डेफिनेशन दी मेरे बच्चों? इन्होंने डेफिनेशन दी 1890। कब डेफिनेशन दी? इन्होंने डेफिनेशन दी मेरे बच्चों कब? इन्होंने डेफिनेशन दी 1890 में, और इनकी बुक का नाम था मेरे भाइयों और बहनों प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये इनकी किताब का नाम था, और उनकी डेफिनेशन का फंडामेंटल पॉइंट क्या था? मटीरियल इक्विटीज। तो एल्फ्रेड मार्शल ने जो डेफिनेशन दिया, उस डेफिनेशन ये लो भाई, जैसे एडम स्मिथ में 4 बुलेट बनाए थे, वैसे इसमें भी 4 बुलेट बनाओगे मेरे बच्चों।
स्कूल ऑफ थॉट का नाम क्या लिखा मेरे जवानों? न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। ठीक, इस स्कूल ऑफ थॉट को लीड कौन कर रहा है? प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। किस ईयर में डेफिनेशन दी? किस ईयर में डेफिनेशन दी मेरे बच्चों? 1890 में डेफिनेशन दी। किताब का नाम क्या था? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स नाम था। ये सारी बातें एमसीक्यू के लिए ध्यान में रखेंगे, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये एरिया। अब तक जब से स्कीम चेंज हुई है, ये ऐड हुआ है, इससे कोई सवाल नहीं बना है, इक्का दुक्का एमसीक्यूज आ गए, बस ये एमसीक्यू के हवाले से याद रखेंगे बस इस बात को। अच्छा, नीचे जो आया रॉबिन्स का, उसमें से एक 6 नंबर का सवाल 2 बार बन चुका है, वो अभी बताने जा रहा हूं। फंडामेंटल पॉइंट क्या था? मटीरियल वेलफेयर। मटीरियल वेलफेयर एक लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, देखो क्या लिखा है? एल्फ्रेड मार्शल इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियल वेलफेयर इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड गिव सेकेंडरी इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ। अब एल्फ्रेड मार्शल ने किया क्या कि अपनी डेफिनेशन के अंदर, अपनी किताब के अंदर इंटीग्रेट किया, मिलाया, वेलफेयर और वेल्थ को मिलाया। एल्फ्रेड मार्शल ने ये कहा कि वी यूज वेल्थ फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर अमंग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। हम वेल्थ को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? दुनिया को वेल्थ की जरूरत क्यों है? दुनिया को वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज की जरूरत क्यों है? इसलिए ताकि दुनिया उस वेल्थ को इस्तेमाल करे फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर अमंग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, यानी कि दौलत को इस्तेमाल किया जाए लोगों के फायदे और बेनिफिट्स के लिए। एंड पीपल यूज वेल्थ फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर अमंग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, बता रहा हूं मटीरियल इक्विटी बता रहा हूं बेटा, अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल वेलफेयर को मिली प्राइमरी पोजीशन और वेल्थ को मिली सेकेंडरी पोजीशन। अच्छा, अब जितनी भी वेलफेयर सोसाइटी को मिल रही है वो मटीरियल इक्विटीज यानी कि टेंजिबल बेनिफिट मिल रहा है। देखो सुनना मेरी बात, इंडिविजुअल सोसाइटी को और सोसाइटी इंडिविजुअल को टेंजिबल बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, नजर आने वाला फायदा प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इंडिविजुअल सोसाइटी को गुड्स दे रहा है और सोसाइटी इंडिविजुअल्स को गुड दे रही है, जिसकी बुनियाद पर लोगों को फायदा हो रहा है और सोसाइटी को भी फायदा हो रहा है। तो मटीरियल इक्विटीज से मुराद क्या है? टेंजिबल बेनिफिट, नजर आने वाला फायदा। आसान लफ्जों में बोले तो गुड्स। गुड्स का मतलब अशिया, चीजें। जैसे तुम अपनी इर्द गिर्द देखो, तुम्हारे जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, तुम्हारा फर्नीचर, तुम्हारे घर में लगा हुआ फैन, लाइट, स्प्लिट यूनिट, तुम्हारा कंप्यूटर, तुम्हारा लैपटॉप, तुम्हारा फोन, जिस चेयर पे तुम या जिस टेबल पे बैठे हुए हो, जिस बेंच पे या जिस सोफा पे बैठे हो, ये सब क्या है मेरे बच्चों? ये मटीरियल इक्विटीज है। तुम्हारे घर का रेफ्रिजरेटर, तुम्हारे घर का स्टोव, ओवन, माइक्रोवेव ओवन, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा अलमीरा, तुम्हारे कपड़े, ये मटीरियल इक्विटीज हैं। टेंजिबल बेनिफिट, नजर आने वाली चीजें, फायदा, बेनिफिट, ये सोसाइटी इंडिविजुअल को दे रही है और इंडिविजुअल सोसाइटी को दे रहा है। इसका मतलब ये है कि सोसाइटी इंडिविजुअल के लिए और इंडिविजुअल सोसाइटी के लिए मटीरियल इक्विटीज को प्रोड्यूस कर रही है, टेंजिबल बेनिफिट्स को प्रोड्यूस कर रही है, जिससे फाइनली और अल्टीमेटली सोसाइटी का भी फायदा हो रहा है और इंडिविजुअल्स का भी फायदा हो रहा है। अच्छा, हालांकि ये कॉन्सेप्ट वेग है, इकोनॉमिक्स में सिर्फ वेलफेयर नहीं है। मिसाल के तौर पे एक कंपनी सिगरेट बना रही है, समझते हैं सिगरेट आप लोग? वैसे तो माशाल्लाह अच्छे बच्चे हैं आप लोग, उम्मीद है इसका नाम ही सुना होगा, इस्तेमाल से परहेज किया होगा, लेकिन बहरहाल सिगरेट सब समझते हैं, वाइन सही है। अब सिगरेट है, जो कंपनी सिगरेट बना रही है इसका कोई फायदा नहीं है। जो बना रही है वो सिगरेट के पैकेट पे खुद लिख कर दे रही है सेहत के लिए नुकसानदेह है ना, एंड इट मे कॉज कैंसर और पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ होता है उस पर, लेकिन फिर भी लोग पी रहे हैं बॉस, पी रहे हैं ना। ये जो हंस रहा है ना, ये जो हंस रहा है, ये जिसकी हंसी निकल रही है, यही है वो आदमी जिसको सिगरेट के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरे दोस्तों, ये बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे जो इकोनॉमिक गुड्स हैं जिन्हें प्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसे खरीदा और बेचा जा रहा है, सोसाइटी उसे प्रोड्यूस कर रही है, लोग खरीद रहे हैं, लेकिन उसमें लोगों का कोई फायदा नहीं है। तो लेकिन भारत, एल्फ्रेड मार्शल ने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया कि सोसाइटी सिर्फ उन्हीं गुड्स को प्रोड्यूस करेगी, उन्हीं मटीरियल इक्विटीज को बनाएगी, उन्हीं टेंजिबल चीजों को बनाएगी, नजर आने वाली चीजों को बनाएंगी, उन गुड्स को बनाएगी, और इंडिविजुअल भी, जिससे सोसाइटी का फायदा होगा। लेकिन एडम स्मिथ की डेफिनेशन में एक बहुत बड़ा फ्लॉ ये था, एक बहुत बड़ा गैप ये था कि मेरे भाइयों, दोस्तों और मेरी बहनों, मैं और आप इस बात को जानते हैं एज एन इंडिविजुअल भी, एज एन हाउस होल्ड भी और एज अ
बोलो भाई, इंस्टीट्यूशन भी और एज एन इकोनॉमी भी, वी नीड बोथ, वी नीड गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। हमें टीचर की नोट्स भी चाहिए, लेकिन उसका पढ़ाया हुआ लेक्चर भी मेरे बच्चों जरूरी है। हमें इंजीनियर की बनाई हुई गाड़ी तो चाहिए, लेकिन साथ साथ इंजीनियरिंग सर्विसेज अपने आप में ही है। हमें डॉक्टर के दी हुई मेडिसिन चाहिए, लेकिन डॉक्टर की जो कंसल्टेशन है उसके बगैर मैं और आप वो दवाई नहीं खा सकते। तो मेरे दोस्तों, हमें दोनों चीजों की जरूरत है। वी नीड गुड्स एज वेल एज वेल एज सर्विसेज। तो एल्फ्रेड मार्शल पे जो क्रिटिसिज्म हुआ वो ये हुआ सबसे पहला कि भैया देखिए, आपने सिर्फ बात की है मटेरियल वेलफेयर की, तो भैया नॉन मटेरियल भी तो चीजें हैं, सर्विसेज भी तो हैं। तो ये टीचर्स हैं, चार्टर अकाउंटेंट्स हैं, हम क्या देते हैं अभी तक। इंशाल्लाह तुम में से जो लोग क्वालिफाई हो जाओगे अल्लाह की रहमत से और अपनी मेहनत से, तो मुझे बताओ तुम क्या करोगे इस सोसाइटी को? अपनी सर्विसेज ही दोगे ना भाई, अकाउंटेंसी फर्म के अंदर। उस सर्विसेज के पैसे लोगे, लाखों में लोगे। तो तुम क्या कोई मटेरियल बेनिफिट दे रहे हो? तुम तो इममटेरियल, नॉन मटेरियल चीजें दे रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो। डॉक्टर हॉस्पिटल में जाके पर्ची के ऊपर कागज पे दवाइयों का नाम लिख देता है, आपको एडवाइस कर देता है कि भाई ऐसे ऐसे खाना है, इन चीजों से परहेज करना है, इंशाल्लाह सही हो जाओगे। तो अब डॉक्टर की जो एडवाइजरी है, उसकी जो कंसल्टेशन है, क्या वो बेकार है? नहीं बॉस, हमें दोनों चीजों की जरूरत है। वी नीड गुड्स एज वेल एज एज वेल एज बोलो भाई, वी नीड बोथ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। तो ये क्रिटिसिज्म फिर एल्फ्रेड मार्शल पे हुआ। फिर एक क्रिटिसिज्म और हुआ कि भाई आप जो है वो मटेरियल वेलफेयर के साथ साथ बात कर रहे हैं किसकी, जो है वो वेलफेयर की। तो इकोनॉमिक्स में सिर्फ वेलफेयर नहीं है, बहुत सारी ऐसी इकोनॉमिक गुड्स हैं जिससे इंसानियत का, लोगों का कोई फायदा नहीं है, लेकिन वो फिर भी प्रोड्यूस की जाती हैं और वो इस्तेमाल हो रही है, एक्सचेंज हो रही है, और उनको जो है सोसाइटी कैरी करती है। अच्छा, अब उसके बाद जो नया स्कूल ऑफ थॉट आया उसे मॉडर्न स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं मेरे बच्चों। उसे कहते हैं मॉडर्न स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब इस मॉडर्न स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को लीड कर रहा है कौन मेरे बच्चों? लियोनेल रॉबिन्स। ये एक प्रोफेसर थे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के, और इन्होंने एल्फ्रेड मार्शल को क्रिटिसाइज रॉबिन्स ने ही किया, और भी लोगों ने किया, रॉबिन्स इज वन ऑफ देम जो है। फिर रॉबिन्स ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, और रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है वो वेल्थ और वेलफेयर से बहुत आगे निकल गई। आज जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स को डिस्कस किया जाता है उसका एरिया ऑफ कंसर्न रॉबिन्स की डेफिनेशन है। हालांकि रॉबिन्स की डेफिनेशन पे भी बाद में क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन बिसाइड ऑफ दैट रॉबिन्स की डेफिनेशन वुड बी द मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन नाउ दीज डेज। इसकी डेफिनेशन के अंदर इसने इकोनॉमिक्स के एक ऐसे एरिया को रिक्वायर किया जिससे हर इंडिविजुअल, हर हाउस होल्ड, हर इंस्टीट्यूशन, हर जो इकोनॉमी है वो जुड़ी हुई है। मतलब इसने क्या कॉन्सेप्ट दिया, देखिए आपके सामने स्लाइड पर नजर आ रहा होगा। रॉबिन्स फोकस ऑन मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट टू बी सेटिस्फाइड बाय स्कार मींस व्हिचएवर अल्टरनेटिव यूजेस। अच्छा, पहले तो मेरे सारे दोस्त वो काम कर लें, पहले हेडिंग डालें मॉडर्न स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की, और उसके नीचे वही 4 बुलेट है, लीड बाय, नाम लिख लिया इनका, लिखा हुआ नजर आ रहा है स्क्रीन पे, लियोनेल रॉबिन्स, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन इन्होंने दी 1932 के अंदर। किताब का नाम था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ठीक है। और इनकी डेफिनेशन का जो फंडामेंटल पॉइंट था वो था multiplicity of wants to be satisfied क्या था भाई? इनकी डेफिनेशन का जो फंडामेंटल पॉइंट था वो क्या था?
मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट, लामहदूद ख्वाहिशात, विच कैन बी सेटिस्फाइड बाय मींस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो हम में से जितने भी लोग इस दुनिया के अंदर है, हम सबकी ख्वाहिशात लामहदूद है। लामहदूद से मुराद क्या है? लेकिन जो कुछ हमारे और आपके पास है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से बहुत है। अच्छा घर है, अच्छे घर में रहते हैं, अच्छी जरूरतें हैं, सहूलत का सामान है। लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं मेरे और आपके अंदर एक इम्पैक्ट मौजूद है कि मुझे और आपको हर बार पहले से ज्यादा और पहले से, सुनना मेरी बात, हाँ लिख दे रहा हूं, ये लिखा है फंडामेंटल पॉइंट लिखा है ना भाई, आगे किताब के नाम के आगे फंडामेंटल पॉइंट ही लिखा है नहीं? देखिए, मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट टू बी सेटिस्फाइड बाय मींस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, यही इसका फंडामेंटल पॉइंट था। ठीक है, यही इनका फंडामेंटल पॉइंट था। लिखा हुआ भी नजर आ रही है, जो लिखा हुआ है ना फोकस इज ऑन के बाद जो लिखा हुआ है, ये इनका फंडामेंटल पॉइंट ही है। देखिए, हम में से जितने भी लोग इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं, हम सबकी ख्वाहिशात लामहदूद है। अभी इंशाल्लाह आप में से जब लोग क्वालिफाई हो जाएंगे और इंशाल्लाह फर्म्स को ज्वाइन करेंगे, किसी इंडस्ट्री को या किसी फर्म को, चार्टर अकाउंटेंसी फर्म ज्वाइन करोगे, इंडस्ट्री ज्वाइन करोगे, या तो एक्सटर्नल ऑडिटर बन के, इंटरनल ऑडिटर बन के, अब सैलरी मिलेगी 5 लाख रुपए, क्या करोगे? अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर। अच्छा, जब अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छे कपड़े हो गए, अच्छा फोन, अच्छा लैपटॉप, ये सारी चीजें होंगी, अब क्या करेंगे सर? बस नहीं भाई, जिस घर में रहते हो ना उससे बड़े और उससे बेहतर घर की तरफ बढ़ने की कोशिश करोगे। जब बेहतर घर बन जाएगा, मुतमईन हो जाओगे कि हाँ यार, अब मैं रहता हूँ 1000 गज का बंगला है, 4 गाड़ियां घर में, अब मेरे लिए अपनी अलग, अम्मा अब्बा की अलग, बेगम बच्चों की अलग गाड़ियां, मतलब ओके की रिपोर्ट आ गई है। साल में एक टूर जा रहा हूँ बाहर, दुबई, लंदन, पेरिस घूम के आ रहा हूँ, मेडिकल फ्री, बच्चों की फीसेस फ्री, कंपनी दे रही है जी, और सैलरी भी मिल रही है मिलियंस में। फिर क्या करोगे पता है? फिर अपनी डायर नीड्स को पूरा करने के बाद आगे बढ़ोगे। यार 2-3 घर और होने चाहिए जिसको मैं रेंट पे डालूं, अपने फ्यूचर को सिक्योर करूं, कब तक मेहनत करूंगा, कोई बिजनेस भी होना चाहिए और बढ़ाओ, इस्लामाबाद में भी एक घर होना चाहिए भाई, ये सबकी ख्वाहिश है। एक गाड़ी नहीं, 2 होनी चाहिए, 2 नहीं 3 होनी चाहिए, बेहतर से बेहतर, ज्यादा से ज्यादा, पहले से बेहतर। और ये लालच नहीं है, ये मेरी और आपकी फितरत है, ये इंसानी फितरत। इसीलिए दुनिया में अपग्रेडेशन का प्रोसेस है। हर बार दुनिया पहले से ज्यादा बेहतर और पहले से ज्यादा चीजों को बना रही है, क्योंकि लोगों की जरूरत है, ये लोगों को ये चीजें चाहिए, लोगों को हर बार पहले से ज्यादा और पहले से बेहतर चीजें चाहिए, इसलिए दुनिया इन्हें बना रही है मेरे दोस्तों। तो हम में से जितने भी लोग हैं इस दुनिया के अंदर, हम सब की वांट्स अनलिमिटेड, और हमारे रिसोर्सेस क्या है सर? हमारे रिसोर्सेस क्या है सर? इसको एरोप्लेन चाहिए, साले पायलट बन जा, एरोप्लेन चाहिए इसको, वो भी ले लियो, प्राइवेट जेट ले लियो, पहले माफिया माफिया बनना पड़ता है उसके लिए, चार्टर अकाउंटेंट नहीं, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ले, नवाज शरीफ बन जा। चलो आगे बढ़ो। रॉबिन्स की डेफिनेशन क्या हो गई भाई, या इसके क्या हो गया? फोकस ऑन मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट टू बी सेटिस्फाइड बाय स्कार मींस विच हैव एन अल्टरनेटिव यूजेस। लामहदूद ख्वाहिशात जिसे मैं और आप अपने महदूद वसाइल से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हमारे महदूद वसाइल हमारी ख्वाहिशात को पूरी तरह कंपनसेट नहीं कर पाते हैं, तो ये ऑल्टरनेट यूज, ये ऑल्टरनेट यूज क्या है? मुतबादिल इस्तेमाल। मैं और आप ऑल्टरनेट यूसेजेस पे जाते हैं। हम और आप अपनी ख्वाहिशात को 2 हिस्सों में बांटते हैं, मोस्ट अर्जेंट और लेस अर्जेंट वांट। देखो, घर में जब अब्बू पैसे लेकर आते हैं तो वो है ना कि भाई 1000 ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन क्या अब्बा जब घर में पैसे लाते हैं तो रैंडम खर्च करना शुरू कर देते हैं या उसका स्मार्ट यूटिलाइजेशन करते हैं? जब अब्बू घर में पैसे लेकर आते हैं तो अब्बा और अम्मा बैठ के उसका एक डेजिग्नेशन ढूंढते हैं कि किस पैसे को कितना और कहाँ खर्च करना है। घर का रेंट अलग कर लो भाई, घर की ग्रोसरी के पैसे अलग कर लो जनाब, इन बच्चों की स्कूल की फीसेज अलग कर लो, यूटिलिटी। जी जी, ये सारी बातें करेंगे, सारी बातें करेंगे। अच्छा, अब सुनिएगा मेरी बात तवज्जो से। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट which can be satisfied by means of scar means which have an alternative uses। तो मैं और आप ना मुतबादिल इस्तेमाल ढूंढते हैं, क्योंकि मुझे और आपको मालूम है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से मुझे और आपको मोस्ट अर्जेंट और लेस अर्जेंट वांट्स को रिक्वायर करना पड़ेगा। ठीक हो गई मेरी बात?
यहाँ पर ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो स्टडी टेक्स्ट के पहले ही पेज नंबर 3 के ऊपर लिखा हुआ है, इसको मैंने और आपने कवर कर लिया है। अब आगे बढ़ो मेरे दोस्तों, इस स्लाइड को समझ लो, बस फिर मैं रोकूंगा यहाँ पर। अभी बात को देखते हैं फिर आगे इस पे क्या है, और इसका चैप्टर वाइज नोट, इसकी या पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन जब ये कंप्लीट होगी ये मिल जाएगी, और जहां तक आज पढ़ा है वहां तक के सॉफ्ट कॉपी में इंशाल्लाह आज तुम्हें उसकी फाइल तुम्हें ग्रुप पे जो भी होगा मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर। तो इंशाल्लाह जो कुछ पढ़ाया है वो सारा तुम्हें नोट्स की शक्ल में भी मिल जाएगा। अभी जरा ये स्क्रीन पे देख लो क्या लिखा हुआ है। Among all of these, Robbins' definition of economics is the most acceptable one. These days, the subject matter of economics will be discussed with the reference to this definition, which is represented by the help of the diagram as under. अब ये जो तुम्हारे सामने डायग्राम बना हुआ है, बेसिकली ये वो फ्लो है जिससे मैं और आप सारे जुड़े हुए हैं। यानी कि ये जो आपके सामने पूरा फ्लो नजर आ रहा है जिसमें सबसे पहले अनलिमिटेड बॉन्ड्स हैं, ये अनलिमिटेड बॉन्ड ये वो साइकिल है जो रॉबिन्स की डेफिनेशन के इंपैक्ट से डिजाइन हुआ। समझना इसको, देखना मेरी और आपकी ख्वाहिशात अनलिमिटेड है, लामहदूद ख्वाहिशात हैं। इन लामहदूद ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मैं और आप घर से बाहर निकलते हैं और कहीं ना कहीं कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। देखें इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे परफॉर्म हो रही है सर, इन फॉर्म ऑफ लैंड, या तो जमीन से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, या लेबर है, या कैपिटल, या फिर ऑर्गेनाइजेशन। तो कहीं ना कहीं मैं और आप ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं, इदारे चलाने वाले लोग जो मालिक होते हैं, सरबराह उसके, एंटरप्रेन्योर बोलो ऑर्गेनाइजेशन बोलो, बात एक ही है। अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। अनलिमिटेड बॉन्ड्स को पूरा करने के लिए मेरे बच्चों मैं और आप क्या परफॉर्म करेंगे, डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे। जब मैं और आप डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे तो मंथ के एंड में या पीरियड के एंड में उस इकोनॉमिक एक्टिविटी के रिजल्ट पे मुझे और आपको क्या मिलेगा मेरे बच्चों, उसका रिवॉर्ड मिलेगा। या तो लैंड पे रेंट मिलेगा, या लेबर को वेजेस मिलेगा, या कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, या एंटरप्रेन्योर को क्या, ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलेगा, उसका प्रॉफिट मिलेगा। जैसे याद है ना एडम स्मिथ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हुई थी। अच्छा जैसी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट होगी उस दौलत का करोगे क्या मेरे बच्चों, फाइनली जब मुझे और आपको, मेरा और आपका नेशनल शेयर मिलेगा, नेशनल इनकम में से, इकोनॉमी में से मुझे और आपको मेरा हिस्सा मिल जाएगा, मैं और आप उस पैसे से क्या करेंगे, एक्विजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अपनी जरूरत की चीजों को खरीदेंगे, या गुड्स लेंगे या फिर सर्विसेज लेंगे, और उस गुड्स और उन सर्विसेज की मदद से अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश करेंगे मेरे बच्चों। तो ये है एक्विजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे ही गुड्स एंड सर्विसेज को एक्वायर करेंगे मेरी और आपकी वांट सेटिस्फाई होगी, और जैसे ही एक वांट सेटिस्फाई होगी अगली उसकी जगह ले लेगी। एक ख्वाहिश पूरी हुई अगली ने उसकी जगह ली। आप नया घर लिया, ओके फाइन, अब घर से आगे बढ़ गए, घर के अंदर का इंटीरियर बनाना है, अच्छा सोफा, अच्छा कारपेट, अच्छा फ्रिज, अच्छा रेफ्रिजरेटर, अच्छे फोन, अच्छा लैपटॉप, अच्छा टीवी, अच्छी जरूरत की चीजें, ये हो गया। और बेहतर मजीद आगे एक ख्वाहिश पूरी होगी अगली ख्वाहिश को पूरा करने के लिए निकल पड़ेंगे। इसी एक ना खत्म होने वाले साइकिल से मैं और आप जुड़े हुए हैं, जो कि एक अनएंडिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो एक बार शुरू हो गई तो ये वॉशिंग मशीन का चक्कर हमेशा चलता रहेगा। अभी आप ऊपर से देख रहे हैं उसको, क्या देख रहे हैं कि भैया मेरे जानने वालों ने, फला सर ने, फला टीचर ने चार्टर अकाउंटेंसी कंप्लीट किया, इतने मिलियन की सैलरी, इतने लाखों की तनख्वाह, इतनी बड़ी गाड़ी, इतने अच्छे पोजीशन, स्टेटस, अपना घर, अपनी गाड़ी, ये मुझे भी इसी साइकिल पे छलांग लगानी है। अभी आप ऊपर से देख रहे हैं उसको, अब ओवरव्यू ले रहे हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को उस साइकिल में इन्वॉल्व होने के लिए। तो एक ख्वाहिश पूरी होगी अगली उसकी जगह लेगी, जैसे अगली उसकी जगह लेगी फिर निकलोगे अगले महीने। अब बार रुकते तो नहीं है ना, एक महीने ऑफिस जाने के बाद अगले महीने फिर जाते हैं, फिर जाते रहते हैं, और हर बार पहले से ज्यादा मेहनत करते हैं, पहले से ज्यादा स्ट्राइव करते हैं, कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, ताकि पहले से ज्यादा पैसे, वैल्यू, वेल्थ मिले, जिससे हमारी ख्वाहिशात पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से पूरी हो सके। तो सर ये है इकोनॉमिक साइकिल जो रॉबिन्स की डेफिनेशन से ड्राइव हुआ। अब नीचे आप मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कैसे डिस्कस करते हैं इसके सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स को, देखो क्या लिखा है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी हाउ सोसाइटी यूजेस स्कार्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं कि कैसे सोसाइटी, कैसे इकोनॉमीज,
कैसे दुनिया की डिफरेंट नेशंस अपने लिमिटेड रिसोर्सेस को, स्कार रिसोर्सेस को, महदूद वसाइल को इस्तेमाल करके वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं और उसे अपनी सोसाइटी की डिफरेंट क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, जिससे सोसाइटी की इकोनॉमिक नीड्स पूरी होती है। मेरे बच्चों, दुनिया की जितने भी डेवलप नेशंस हैं वो डेवलप क्यों हैं तुम्हें पता है? क्योंकि वो अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को स्मार्टली यूटिलाइज कर रहे हैं। जितने दुनिया की नेशंस आप देख लें, वहां आप जितनी पढ़ी लिखी नेशंस को आप देखेंगे वहां रिसोर्सेज का स्मार्ट यूटिलाइजेशन है, बिकॉज दे नो दैट कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज को अगर आप स्मार्टली यूटिलाइज नहीं करेंगे तो रिसोर्स जाया हो जाएगा। So in order to make it require this, we must have to utilize our limited resources and smartly in a smart manner in order to satisfy the economic needs of the people. तो जितने भी इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, जितने भी इकोनॉमिक एंटिटीज हैं, जितने भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन इदारे हैं, वो तमाम के तमाम स्कार रिसोर्सेस को इस्तेमाल करके वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसे सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभी देखो, सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया शुरू में, लेकिन अभी क्रिटिसिज्म क्या हो रहा है कि भाई वो राशन डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर पा रहे। तो खाली वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने से ऑब्जेक्टिव हल नहीं होगा। उसे जब तक आप सोसाइटी के डिफरेंट लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं, उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, उसका बेनिफिट रिक्वायर नहीं हो पाएगा। स्लाइड कॉपी करिए और यहाँ पर रुक जाइए और मुझे बता दीजिए कि अगर यहाँ पर कोई बात आपके जहन में कंफ्यूजन है किसी बात को लेकर तो यहीं पर पूछेंगे। अच्छा, ये जो आपके सवालात है सर, इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, नोट्स दे दिए, ये सब छोड़ दीजिए हमारे ऊपर, ये सब हम बाद में बता देंगे। फिलहाल आज जितना पढ़ाया उसका रिस्पॉन्स बताइए कि आपको ये बातें समझ में आई हैं या नहीं। हाँ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ से क्या मुराद है? आप सुनिएगा मेरी बात। ये एक सवाल पहले भी उठा था, ठीक है, मैं अभी बता रहा हूं एक्सचेंज ऑफ वेल्थ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में क्या है। अब सुनना मेरी बात। देखो, जब तुम अपने घर में बैठ के के इलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहे हो तब ये एक्सचेंज ऑफ वेल्थ है। एक वैल्यू आपको के इलेक्ट्रिक दे रही है और मंथ के एंड में जब आप यूटिलिटी का बिल पे करेंगे तो एक वैल्यू आप के इलेक्ट्रिक को देंगे। जैसे ही के इलेक्ट्रिक के पास वो पैसे आएंगे, के इलेक्ट्रिक उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेगी उन पार्टिसिपेंट में जिन्होंने उस सर्विसेज को प्रोड्यूस किया, जिन्होंने वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की। हाँ, जिन्होंने उस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया, उस इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि इलेक्ट्रिक ने कोई जगह ली हुई है रेंट पर, उसको रेंट दिया, लेबर है उसकी सैलरीज दी, जिसने पैसा लगाया, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका प्रॉफिट, इंटरेस्ट, तो वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो एक्सचेंज के रिजल्ट में जो कंसंट्रेटेड वेल्थ मिला, जब वो डिफरेंट इकोनॉमिक एजेंट्स में, डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स में बढ़ जाए तो वो क्या होती है मेरे बच्चों? ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। देखो, तुम फीस देते हो एआरटीटी को, है ना, जो तुम फीस देते हो वो एआरटीटी को देते हो। एआरटीटी उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम तमाम टीचर्स के दरमियान, हम तमाम एडमिन स्टाफ के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कर रहा हूं? अच्छा, उसके बाद एक और सवाल मेरे बच्चे ने पूछा, नहीं, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ सेम कैसे होगी? अच्छा, आपके अब्बा को जब उनका डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मिला तो आपके अब्बा ने अपने हिसाब से कंजम्पशन की। मेरे अब्बा, आपके अब्बा, मेरे अब्बा, अल्लाह हम सबके वालिदैन को सलामत रखे। हर फैमिली का कंजम्पशन बंडल एक थोड़ी ना भाई, आपका कंजम्पशन बंडल कुछ और, मेरा कंजम्पशन बंडल कुछ और। आपके घर में रहते 6 लोग, मेरे घर में रहते 7 लोग, तो मेरे कंजम्पशन का बिहेवियर अलग। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, मेरे घर में नहीं है, तो डेफिनेटली आपके घर में पैम्पर्स आएंगे, बेबी फूड आएगा, मेरे घर में नहीं आएगा। तो कंजम्पशन अलग अलग है, डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न अलग है। कंजम्पशन ऑफ वेल्थ ये है कि जब हम अपनी जरूरत की चीजों को लेते हैं, उस पैसे से जो शेयर हमें मिल गया वो कहलाती है कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। ठीक हो गई मेरी बात? आज जहन किस बात पे क्वेश्चन मार के जहन पूछिए। फिर उसके बाद एक मेरे बच्चे ने स्कार रिसोर्सेस का पूछा। स्कार रिसोर्सेस से मुराद मेरे बच्चों है लिमिटेड रिसोर्सेस, महदूद वसाइल। कितने पैसे हैं जेब में? कितने पैसे हैं जेब में सर? 50,000, 10,000। भाई 10,000, 50,000 बहुत है पैसे, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरे बच्चों ये लिमिटेड ही हैं, खर्च हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इसीलिए जब अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है तो पूरी तरह से कभी भी आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो पाएंगी। आपकी एक ख्वाहिश पूरी होगी, अगली उसकी जगह लेगी। और मैं और आप हमेशा इस ख्वाहिश को पूरा करने की, अगर मेरी और आपकी ख्वाहिशात पूरी हो जाए
तो मैं और आप काम करना छोड़ देंगे, एक्टिविटी परफॉर्म करना छोड़ देंगे। मैं और आप एक्टिविटी कब परफॉर्म करते हैं? जब मुझे और आपको ये लगता है कि फला फला ख्वाहिश अभी पूरी होना बाकी है। तो ये कब तक बाकी रहेगी? जब तक मैं और आप इस दुनिया से रुखसत नहीं हो जाते। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अनलिमिटेड वांट्स हैं, कभी पूरी नहीं होती। कंजम्पशन ऑफ वेल्थ अभी बताया ना कि जब मैं और आप अपनी जरूरत की चीजें लेते हैं, उस जैसे मुझे भी सैलरी मिली, आपके अब्बू को भी सैलरी मिली, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। उस सैलरी से आपके अब्बा ने अपनी फैमिली के हिसाब से चीजें ली, मैंने अपनी सैलरी से अपने हिसाब से चीजें ली, तो ये मैंने कंजम्पशन की और आपके अब्बू ने भी कंजम्पशन की। ठीक है, जी, ये तो तय है, आप चाहे कितना ही आगे बढ़ जाएं, वेल्थ के बगैर इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट जीरो है। वेल्थ के बगैर इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट जीरो है। अच्छा, हाँ, इक्विजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब कंजम्पशन है। इक्विजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है। 6 मार्क वाले क्वेश्चन कौन सा था वो मैं सवाल आपको लिखवाऊंगा अलग से, जब हम 5 पेपर डिस्कस करेंगे तब उस पर बात करेंगे। फिलहाल अभी जो है वो नंबर की लालच से दूर और नॉलेज की लालच में ज्यादा रहिए, काम की बातों को क्लियर करिए। और यहाँ पर फिलहाल मैं और आप रुकेंगे। तो देखो दोस्तों, थोड़ा लिमिटेड था आज, कुछ कनेक्टिविटी का भी इशू था। अगली बार से मैं बोर्ड पे काम करूंगा आपको, और ये स्लाइड भी नजर आएगी और बोर्ड भी नजर आएगा, तो उससे और बेहतर इंपैक्ट आएगा। जो चीजें हैं वो मैं बोर्ड पे लिख कर देता रहूंगा आपको, तो वो बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ मटेरियल भी इंशाल्लाह आपको मिलता रहेगा। ठीक है, हाँ, याद कब से और कहां से शुरू करना है? 3 या 4 क्लासें हो जाए तो मैं खुद आपको लर्निंग मटेरियल देना शुरू करूंगा, वो क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, उन सवालात को बताऊंगा, फिर आप और मैं उसको सोर्स से याद करेंगे। अच्छा, ये देखो मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना मेरे बच्चों, कराची में 4 बड़े स्कूल हैं जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन बोर्ड हम सबका एक ही है। ठीक है, हम सबका बोर्ड एक ही है, आई कैप। आई कैप ने मुझे और आपको एक स्टडी टेक्स्ट दिया है जो मेरे और आपकी लिए ना बाइबल है, एक तरीके से गाइडलाइन बुक है। तो पूरी कोशिश ये करनी है कि मेरी और आपकी लैंग्वेज जो है ना, हम स्टडी टेक्स्ट को पढ़ के चलें। भले हम अपनी तरफ से लिख रहे हो, लेकिन हमारा लिखा हुआ मटेरियल आई कैप के स्टडी टेक्स्ट, आई कैप के स्टडी टेक्स्ट के करीब हो जाए। अब सुनना मेरी बात, मैं जो समझाने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मेरे बच्चों, ध्यान में रखना। किसी नोट्स पर भरोसा नहीं करेंगे, किसी के किताब पर भरोसा नहीं करेंगे, आपका भरोसा, आपका बिलीव होना चाहिए स्टडी टेक्स्ट। हाँ, स्टडी टेक्स्ट में कुछ गलतियां हैं, कुछ ग्रे एरियाज हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा, बताऊंगा। तो भले आपका दिल करे तो उसको किसी दूसरी तीसरी किताब से वेरीफाई कर लीजिएगा, लेकिन आप बुनियादी तौर पे जो अपना सोर्स लिखेंगे रखेंगे ना, वो रखेंगे स्टडी टेक्स्ट। अब सुनना, देखो तुम 3 लोगों से वास्ता पड़ेगा तुम्हारा। एक वो जो तुम्हें पढ़ा रहा है, ठीक है, जिससे इंशाल्लाह तुम्हारी आज नहीं हुई तो एक आध हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 4 हफ्ते में मुलाकात हो जाएगी। एक वो जो पेपर बनाएगा, एक वो जो कॉपी चेक करेगा, ये तीनों अलग अलग लोग हैं। अब मजे की बात ये है कि जो पेपर बनाएगा और जो कॉपी चेक करेगा वो पढ़ा नहीं सकते, और जो पढ़ा रहा है वो ना कॉपी चेक कर सकता है ना पेपर बना सकता है। तो अब हम तीनों अलग हैं, लेकिन ये है कि हम तीनों को इकोनॉमिक्स आती है। अब मसला कहां पर आता है, मैं अपने तरीके से अगर पढ़ाना शुरू कर दूंगा, अगर मेरा तरीका उससे मैच नहीं होगा जो पेपर बना रहा है या कॉपी चेक कर रहा है, तो आप फेल हो जाएंगे। मुझे और आपको वैसे पढ़ना है जैसे आई कैप चाहता है। और आई कैप क्या चाहता है मेरे बच्चों? आई कैप चाहता है कि स्टडी टेक्स्ट का, हाँ, तो आई कैप हमसे और आपसे ये चाहता है कि स्टडी टेक्स्ट से पढ़िए, सोर्स के करीब रहेंगे, रट्टा नहीं लगाना उसका, उसको पढ़ना है और फिर लिखना है। तो जब आप पढ़ के लिखेंगे तो आपकी लैंग्वेज खुद ब खुद स्टडी टेक्स्ट के करीब आना शुरू हो जाएगी। तो अब मैं इंशाल्लाह अगली क्लास से, अगली और या फिर उसके बाद से स्टडी टेक्स्ट के कुछ एरियाज को बताना शुरू करूंगा, जो काम के क्वेश्चंस होंगे उनको आपसे लिखवाऊंगा। फिर इंशाल्लाह आपको गो थ्रू का सिग्नल मिल जाएगा, तो आप याद भी करना शुरू कर दीजिएगा इंशाल्लाह, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, और स्टडी टेक्स्ट को डाउनलोड कर लीजिए, अपना स्टूडेंट आईडी डालिएगा, आई कैप की वेबसाइट से उसको जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। अच्छा, फिर मैं बोल दूं, आज इंशाल्लाह मैं जाकर इसकी जो जितना मैंने आपको पढ़ाया है,
जितना मैंने पढ़ाया है इसकी सॉफ्ट इमेज लेकर मैं इसके नोट्स आपको भेज दूंगा, घर पे उससे रीड आउट कर लीजिएगा, कोई इशू हो दोबारा ग्रुप पे पूछ लीजिएगा। जैसे ही ये स्लाइड खत्म होगी, ये पावर पॉइंट की फिलहाल अभी आप कुछ नहीं करिए, साथ चलते रहिए। मैंने बोला ना दूसरी तीसरी क्लास के बाद इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि क्या और कैसे करना है। व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक आपको हम आज भेज देंगे, उसमें ऐड हो जाइएगा, सारे बच्चे ऐड हो जाएं, उस पर सॉफ्ट कॉपी मिलती रहेगी नोट्स की भी और चीजों की भी, इंशाल्लाह उससे वहां पढ़ेंगे। अपनी दुआओं में सबको याद रखिए भाई, और जो आपके इर्द गिर्द कमजोर लोग हैं, जो बेचारे सफेद पोश हैं, जो बताते नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है, उनको ढूंढें और उनकी मदद करें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। कांटेक्ट नंबर ग्रुप पे मिल जाएगा आपको, ग्रुप में ऐड कर देंगे तो कांटेक्ट नंबर वहां से इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा, वरना नहीं तो मैं अगली क्लास में दे भी दूं। अस्सलाम वालेकुम।